गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल तक आपने पढ़ा था प्रकाशिक सक्रियता। अब वो सारे जो टॉपिक्स पढ़े अपन ने वो प्रकाशिक संभाव्यता को पढ़ने के लिए पढ़े क्योंकि इसमें काम आते हैं। जब से अपन प्रकाशिक संभाव्यता में काम आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं प्रकाशिक संभाव्यता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या नाम है इसका इंग्लिश में नाम है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो प्रकाशिक संभाव्यता किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं सर वे यौगिक जिनके अनुसूत्र, वही संभाव्यता है तो अनुसूत्र समान होंगे। अब क्योंकि त्रिविम संभाव्यता है संरचना सूत्र समान होंगे। तो मैंने क्या बोला, वे यौगिक जिनके अनुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनका समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, वो कहलाते हैं आपके प्रकाशिक समावयव। क्लियर है? क्या बोला मैंने? वे यौगिक जिनके अनुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं और इस घटना को हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये पीपीएल के प्रति व्यवहार प्रदर्शित, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ये कहलाते हैं आपके प्रकाशिक समावयवता। मतलब कोई पीपीएल को दाईं ओर घुमा रहा है, कोई पीपीएल को बाईं ओर घुमा रहा है, तो भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित हो गया ना भाई, तो वो कहलाएंगे प्रकाशिक समावयव और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। क्लियर? अब हम बात करें प्रकाशिक समावयवता के प्रकार। तो प्रकार में पहला लिया अपन ने प्रतिबिंब समावयवता या दर्पण समावयवता, या इन्हें हम कहते हैं इनैंशियोमेरिज्म। तो प्रतिबिंब समावयवता का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मेरे दोनों हाथ हैं एक दूसरे के, ये अंगूठी उतार दूं मैं तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। मतलब यदि मैं इस हाथ को शीशे में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, तो मुझे ये हाथ दिखाई देगा, ये वाला। भाई इस हाथ को देखूंगा ऐसे तो ये ऐसे दिखाई देगा, इसको यूं देखूंगा तो ये यूं दिखाई देगा, इसको यूं देखूंगा तो ये यूं दिखाई देगा, इसको यूं देखूंगा तो ये यूं दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये दोनों हाथ क्या है? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। इसको देखने पर ये दिखाई देता है, इसका मतलब दोनों दर्पण प्रतिबिंब हो गए ना भाई। क्लियर है? लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। मैंने क्या कहा? वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब जब एक ही विन्यास होगा तो अध्यारोपित होगा, लेकिन जब विन्यास समान नहीं है तो अध्यारोपित होगा ही नहीं ना भाई। इस हाथ के ऊपर इस हाथ को अध्यारोपित करूं तो एक ही हाथ बन जाना चाहिए, ऐसा कि ऐसा ही। लेकिन जब मैंने इस हाथ के ऊपर इस हाथ को रखा तो इधर ये हाथ का व्हाइट वाला पोर्शन था, ये हाथ का जो थोड़ा सा वीट कलर जो कहते हैं, मतलब काला पोर्शन मान लो आप, तो इसको ये काला वाला पोर्शन था, इधर करा तो व्हाइट आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है? काला आया। क्लियर? अब व्हाइट के लिए करा मैंने यूं करूं तो ये उंगलियां तो चलो हो गई सुपर इम्पोज, लेकिन ये दोनों अंगूठे रह गए ना भाई, ये नहीं मिक्स हुए ना भाई। और जब मिक्स नहीं हुए तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, तो इन्हें हम कहते हैं प्रतिबिंब समावयव, इनैंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? इनैंशियोमर्स। तो प्रतिबिंब समावयव की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब समावयव की परिभाषा है वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। क्लियर है? दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, वो प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। अब प्रतिबिंब समावयवों की खासियत क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो देखिएगा। गुण क्या है ये ध्यान रखिएगा, गुण क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है? क्या कहा मैंने? वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते, दर्पण का मतलब, प्रतिबिंब का मतलब एक को देखने पर दूसरा दिखाई दे, वो कहलाते हैं आपके दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, वो प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि प्रतिबिंब समावयव सदैव एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? युग्म के रूप में कैसे? एक दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा और एक वाम ध्रुवण गुणक होगा।
एक डी रूप होगा और एक एल रूप होगा। जो आपने पढ़ा वहां पर ध्रुवन घूर्णक पदार्थों का, तो वो एक तो हमेशा यौगिक के रूप में पाए जाएंगे। अगर डी है तो डी का दर्पण प्रतिबिंब एल होगा, और एल है तो एल का दर्पण प्रतिबिंब डी होगा। तो डी को जनरली हम आर कहते हैं और एल को हम जनरली एस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रतिबिंब समावयव सदैव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। इसका मतलब केवल प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ही प्रतिबिंब समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय नहीं है तो वो कभी भी प्रतिबिंब समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? प्रतिबिंब समावयव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। यदि कोई यौगिक प्रकाशिक अक्रिय है तो प्रतिबिंब समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। प्रतिबिंब समावयव का मतलब ही प्रकाशिक सक्रिय है। क्लियर? फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि प्रतिबिंब समावयव जो होते हैं उनके भौतिक गुण समान होते हैं। क्या समान होते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब जैसे गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? समान होती हैं। और जब इन दोनों के भौतिक गुण समान होंगे तो ये इनका गलनांक समान है, इनका क्वथनांक समान है, इनका हिमांक समान है। मान लो हम आसवन कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही ताप पर वाष्पित होंगे। मानो हम गला रहे हैं, इनको द्रवण कर रहे हैं तो ये एक ही ताप पर गलेंगे। क्लियर है? और एक ही ताप पर गलेंगे और एक ही ताप पर क्रिस्टलीकरण होगा इनका। तो इसका मतलब क्या है? इनको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही ताप पर वाष्पित होंगे, दोनों एक साथ जाएंगे, दोनों एक साथ बैठेंगे। और जब दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, इसका इनको पृथक नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? भौतिक विधियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके भौतिक गुण समान है। क्या है? इनके भौतिक गुण समान है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि प्रतिबिंब समावयव भी हमेशा एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें एक डी रूप होता है और एक एल रूप होता है, स्मॉल डी वाला और स्मॉल एल वाला। फिर दूसरा, प्रतिबिंब समावयवी सदैव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और जो पदार्थ ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है वो प्रतिबिंब समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। और तीसरा कि प्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक गुण समान होते हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, अपवर्तनांक, ये सारे गुण समान होते हैं। और जब ये समान है तो इन्हें फिर भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो प्रतिबिंब समावयव दो प्रकार के हो गए, एक दक्षिण ध्रुवन घूर्णक और एक वाम ध्रुवन घूर्णक, जो हमने पढ़ रखा है। फिर यहाँ पे अपन बात करें, जैसे इसका प्रतिबिंब समावयव ये बना दिया, तो देखो COOH का COOH दिख रहा है, CH3 यूं है तो यूं दिखेगा भाई। मैंने यहाँ पे दर्पण लगाया तो पहले OH दिखेगा, फिर H दिखेगा, फिर COOH दिखेगा, फिर CH3 दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है ना भाई, और ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में जो कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब समावयव। अब दर्पण प्रतिबिंब तो सबका बन सकता है, लेकिन प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होना चाहिए। तो एक किरैल कार्बन है इसमें और एक किरैल कार्बन है, तो ये प्रकाशिक सक्रिय ही होगा। क्लियर है? कौन सा फॉर्म है ये? 1 2 3 भाई, 1 2 और 3, चौथा कहां पर है? डैश पर है, तो ये S हो गया। 1 2 3, चौथा डैश पर है तो ये R हो गया। क्लियर है? मतलब ये L रूप है, ये L फॉर्म है और ये D फॉर्म है। क्लियर है? एक वाम ध्रुवन घूर्णक और एक दक्षिण ध्रुवन घूर्णक है, तो ये कहलाते हैं प्रकाश प्रतिबिंब समावयव, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर देखिएगा आप। क्लियर? चलिए अब जैसे हम और एग्जांपल लें, मान लो आपने ये फिशर में ले लिया, फिशर में ले लिया, ये COOH हो गया, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया और ये H हो गया। ये लैक्टिक एसिड है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डायरेक्ट पूछ लेता है राजस्थान बोर्ड में तो कि लैक्टिक एसिड के प्रतिबिंब समावयव बनाइए। क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा आप देखिएगा। क्या दिखेगा यहाँ पर? ये COOH। हमें इन अक्षरों का दर्पण नहीं बनाना, केवल ये तो समूह है, COOH आएगा, वो तो फिक्स है। ये OH है, ये H है और ये CH3 है। क्लियर है? तो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयव। तो यहाँ पर ये फर्स्ट
एंड सेकंड जो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं वो कहलाते हैं आपके इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स मतलब प्रतिबिंब समावयव। क्लियर है? क्या कहलाते हैं वो? प्रतिबिंब समावयव। तो ये कौन सा रूप है? एक या तो डी होगा और दूसरा एल होगा। अगर ये एल है तो वो डी होगा, निकाल लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3, 4 यहाँ पर है तो ये आर आएगा। और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3, 4 यहाँ पर है तो ये एस आएगा। आर का एस आ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब है दोनों। जो आर वाला है उसको जनरली अपन डी कहते हैं, तो ये डी लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है? और ये एस वाला इसे एल कहते हैं, एल लैक्टिक एसिड हो गया। क्लियर? अब आपने ये वाला नामकरण भी पढ़ रखा है, कैपिटल डी एल। तो ये जो कैपिटल डी एल था ये क्या था? आपेक्षिक विन्यास था, जो किस पर डिपेंड करता था? लास्ट कायरल कार्बन पर प्रेजेंट फर्स्ट प्रायोरिटी के। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एल है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एल। और एल के साथ यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है? ये स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है? ध्रुवण घूर्णकता। इसकी प्रकाशिक सक्रियता को बताता है कि भाई एल है मतलब ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। और आप चाहें तो इस स्मॉल एल को माइनस भी लिख सकते हैं। याद है ना आपको? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एल माइनस लैक्टिक एसिड। और ये हो गया कैपिटल डी। और ये है स्मॉल डी। स्मॉल डी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता। तो ये तो केवल विन्यास है आपेक्षिक, और जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है वो वास्तविक विन्यास है। तो ये आएगा मतलब ध्रुवण घूर्णकता है, विशिष्ट घूर्णकता है, तो ये प्लस। क्लियर है? ये प्लस, ये डी तो बता रहा है आपेक्षिक विन्यास को, और ये प्लस बता रहा है किसको? ध्रुवण घूर्णकता को, विशिष्ट घूर्णन को, कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है या वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो वह क्वेश्चन आएगा कैपिटल डी एल व स्मॉल डी एल में अंतर बताइए। कैपिटल डी एल व स्मॉल डी एल में अंतर बताइए। तो कैपिटल डी एल और स्मॉल डी एल में अंतर बताइए। तो हम कहते हैं आपेक्षिक विन्यास है, ये वास्तविक विन्यास है। क्लियर? ये वो आर एस वाला है। क्लियर है? ये अणु के केवल विन्यास को बताता है और ये ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित करता है, विशिष्ट घूर्णकता को प्रदर्शित करता है। ये स्मॉल डी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और स्मॉल एल वाम ध्रुवण घूर्णक है। ये सैद्धांतिक है और ये प्रायोगिक है। क्लियर है ना भाई? इन्हें हम देख के नहीं कह सकते डी होगा या एल होगा, निकालना पड़ेगा। आर है, एस है, वो उस हिसाब से। यहाँ हम डायरेक्ट देख के कह सकते डी है या एल है, तो ये सैद्धांतिक है। मॉलिक्यूल को देख के डायरेक्ट बोलेंगे। और ये डी और एल जो है वो प्रायोगिक है, मतलब प्रैक्टिकल में आएगा। अगर पीपीएल दाईं ओर घूम रहा है तब तो डी है स्मॉल, और यदि बाईं ओर घूम रहा है तो वो स्मॉल एल होगा। क्लियर है? तो ये हो गया लैक्टिक एसिड। तो अभी तो अपन यही एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में पहचानेंगे कि कौन प्रतिबिंब समावयव है और कौन नहीं है। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ? अब हम बात करते हैं दूसरी समावयवता प्रकाशिक में ही। पहला तो था प्रतिबिंब समावयवता, तो उसमें तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब थे। अब आता है अप्रतिबिंब समावयवता। इन्हें हम विवृम समावयव भी कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? डायास्टीरियोमर्स। इनकी परिभाषा क्या है? क्या होते हैं अप्रतिबिंब समावयव? तो बेटा हम कहते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। क्या बोला मैंने? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। वहां पे तो क्या था? प्रतिबिंब समावयवता में होते थे, यहाँ नहीं होते। तो उन्हें हम कहते हैं अप्रतिबिंब या विवृम समावयव कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अप्रतिबिंब या विवृम समावयव कहते हैं। तो क्या परिभाषा है विवृम समावयवता की, डायस्टीरियोमर्स की? तो हम कहते हैं कि सर वे यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, अप्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं।
क्या बोला मैंने? अप्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है चीज? अब आप देखिएगा, हम बात करें अप्रतिबिंब समावयवों के गुण क्या क्या हैं वो देखिएगा। ये मैंने यहाँ पर गुण लिख रखे हैं। पहला गुण तो है कि भाई जैसे वहां पे प्रतिबिंब समावयवों के गुण थे कि प्रतिबिंब समावयव सदैव प्रकाशिक सक्रिय होता है, यहाँ पर ये नहीं है। ये प्रकाशिक सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ये दोनों ही हो सकता है, प्रकाशिक सक्रिय और अक्रिय। तो उसको हम निकालने के लिए देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है वहां पर। तो ये प्रकाशिक सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? दोनों ही चीज है, सक्रिय भी हो सकता है और अक्रिय भी हो सकता है। फिर हम बात करें अगला पॉइंट, वहां तो क्या था प्रतिबिंब समावयवों में, तो उनके भौतिक गुण समान थे। यहां इनके भौतिक गुण जो होंगे वो भिन्न होंगे, और जब इनके भौतिक गुण भिन्न होंगे तो इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे आश्वन, भाई जब इनका गलनांक भिन्न है, क्वथनांक भिन्न है, हिमांक भिन्न है, तो ये भिन्न भिन्न ताप पर गलेंगे या भिन्न भिन्न ताप पर वाष्पित होंगे या भिन्न भिन्न ताप पर क्रिस्टलीकृत होंगे। तो इन्हें आसवन, बाष्पन, क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। और लास्ट है कि भाई अब यहाँ पर सिंपल तो आते ही हैं क्रेल कार्बन वाले, लेकिन जो ज्यामितीय समावयव है वो सारे के सारे ज्यामितीय समावयव जो आपने पढ़े, सिस ट्रांस, सिन एंटी, EZ, वो सारे के सारे ज्यामितीय समावयव अप्रतिबिंब समावयव होते हैं। तो जब आप विवरिम समावयवता को देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यामितीय समावयव भी देख लेना, वो सारे ही अप्रतिबिंब होते हैं, सिस ट्रांस, EZ, सिन एंटी वाले। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पर वो टार्ट्रिक एसिड वाला एग्जाम्पल आता है। तो टार्ट्रिक एसिड वाला एग्जाम्पल आता है तो देखें अपन, जैसे टार्ट्रिक एसिड ले लिया आपने, COOH, OH, OH और COOH, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया, क्या बनेगा? COOH, OH और H और OH और COOH। ये तो अभी अपन सिंपल वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये राजस्थान बोर्ड का आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बाकी तो जेई में तो पूछता ही है और नीट में तो पूछता ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें, ये वो एक फॉर्म ये आ गया इसका, और एक फॉर्म ये आ गया इसका, COOH, OH, H, यहाँ पर दोनों OH एक ही साइड हो, और COOH, और यहाँ पर क्या बनेगा? COOH, OHH, OHH और COOH, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें कि कौन कौन से तो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि प्रतिबिंब जो समावयव होते हैं वो प्रतिबिंब समावयव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, और जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है वो प्रतिबिंब समावयव नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है वो प्रतिबिंब समावयव नहीं हो सकता। तो प्रकाशिक सक्रियता देखने के लिए हमें RS आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रेल कार्बन समान है, तो हम RS कर लें इनका। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3 इधर जा रहा है, ये आएगा R आ गया, और ये भी R आएगा। ठीक है ना? आप निकालिएगा इसमें, और ये S है तो ये भी S आएगा। अब ये यहाँ पर R है तो ये S है, और ये S है तो ये R है। क्लियर? तो आपको जानते हैं जब दोनों क्रेल कार्बन समान हो और एक क्रेल कार्बन का R आ रहा है, दूसरे का भी R आ रहा है, तो प्रकाशिक सक्रिय है। S आ रहा है, S आ रहा है, तो भी प्रकाशिक सक्रिय है। लेकिन एक का R आ रहा है, दूसरे का S आ रहा है, तो प्रकाशिक अक्रिय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सममिति तल पाया जा रहा है। क्लियर? और सममिति तल पाया जा रहा है, तो ऐसे यौगिकों को हम अभी पढ़ रहे हैं अगली परिभाषा में। ऐसे यौगिकों को हमने मीजो कहा था, वहां पे लिखा था मीजो। तो ये कौन सा समावयव है? मीजो रूप है। कौन सा रूप है? मीजो रूप है। तो ये तो कहलाता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। क्या कहलाता है? तो मीजो टार्ट्रिक एसिड।
और जो मीजो होता है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है। तो ये दोनों रूप एक ही हैं। क्लियर? तो टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गए, 1, 2 और ये 3। ठीक। तो यहाँ पर अपन देखें फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, प्रकाशिक सक्रिय हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रतिबिंब समावयव, इनेंशियोमर कहते हैं। क्लियर है? थर्ड एंड फोर्थ जो है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन प्रकाशिक अक्रिय है, तो ये प्रतिबिंब समावयव तो कहलाएंगे नहीं। तो इस रूप को हम कहते हैं मीजो। तो मीजो की परिभाषा क्या आती है? मीजो समावयव या मीजो रूप कहलाता है ये। मीजो की परिभाषा क्या है? हम कहते हैं वे यौगिक जिनमें दो समान क्रेल कार्बन उपस्थित हो और एक सममिति तल पाया जाए तो वो कहलाते हैं मीजो। मतलब दो समान क्रेल कार्बन वाले यौगिक जिनमें सममिति तल पाया जाता है वो मीजो कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये सममिति तल पाया जा रहा है ना भाई, POS है यहाँ पर, और है तो ये मीजो कहलाएगा। ठीक है। अब अपन देखें अप्रतिबिंब कैसे देखेंगे इसमें, वो देखिएगा। अपन तो एग्जाम्पल किसके लिए लिया? अप्रतिबिंब के लिए। बाकी आपसे बोर्ड में पूरा एक्सप्लेन करवा सकता है कि कितने तो प्रतिबिंब बनेंगे और कैसे अप्रतिबिंब बनेगा। तो अब आप देखिए, अब आप कंपेयर करें फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट सेकंड का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ। तो बेटा आप देखना, मैंने फर्स्ट ले लिया, ये फर्स्ट ले लिया OH H H OH और COOH, और ये मैंने थर्ड ले लिया इधर, ये थर्ड ले लिया इधर से OH H और H और OH और COOH। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज? देखो OH का H आ रहा है ना यहाँ, भाई ये OH है तो OH ही दिखना चाहिए था ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ OH नहीं है, OH तो इधर आ रहा है, तो ये मिरर इमेज है ही नहीं। और जब ये मिरर इमेज नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, तो ये कहलाएंगे दोनों अप्रतिबिंब समावयव। तो फर्स्ट एंड थर्ड अप्रतिबिंब समावयव है। जो एक दर्पण में देखने पर समान नहीं दिख रहा वो अप्रतिबिंब समावयव हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट को और फोर्थ को देखो, OH का OH दिख रहा है, H का H दिख रहा है, COOH का COOH दिख रहा है। नीचे देखो H का OH दिख रहा है ना भाई, ये तो दर्पण नहीं दिख रहा, और दर्पण नहीं है तो ये क्या है? अप्रतिबिंब समावयव है। बस इतना सा लिखना है आपको, ऐसे नहीं दिखाना है आपको, आपको तो केवल लिखना है कि कौन सा क्या है और क्या नहीं है। तो ये होता है अप्रतिबिंब समावयव। क्लियर? सेकंड एंड थर्ड भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ये भी आपका अप्रतिबिंब समावयव होगा। और सेकंड एंड फोर्थ भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ये भी आपका अप्रतिबिंब समावयव होगा। ऐसे देना है आपको। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो गए? दर्पण प्रतिबिंब और प्रकाशिक सक्रिय है तो प्रतिबिंब समावयव है। थर्ड एंड फोर्थ दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन प्रकाशिक अक्रिय, वहां पर सममिति तल पाया जाता है, तो हमने कहा वे यौगिक जिनमें एक से अधिक क्रेल कार्बन हो और साथ ही उसमें सममिति तल पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं मीजो यौगिक, मीजो रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजो समावयव कहते हैं। और वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो है प्रतिबिंब है। तो फर्स्ट को थर्ड के साथ लगा के देखो, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ लगा के देखो, तो दर्पण प्रतिबिंब आ ही नहीं आ रहे। तो सारे ही पेयर जो हैं वो अप्रतिबिंब समावयव है। कुल कितनी संरचनाएं बनी? 3, 1, 2 और ये दोनों तो समान है ना भाई। क्लियर है? तो ये आपको समझाना है कि टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल है पूरा, ये मीजो टार्ट्रिक अम्ल है और ये सिंपल टार्ट्रिक अम्ल जो प्रकाशिक सक्रिय है। टार्ट्रिक अम्ल के 3 प्रकाशिक समावयव पाए जाते हैं, जिनमें से 2 तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और तीसरा जो रूप होता है वो मीजो समावयव होता है। तो ये 2 तो प्रकाशिक सक्रिय हैं और जो तीसरा है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि मीजो समावयव में सममिति तल पाया जाता है। और ऐसे हमें फिर अप्रतिबिंब समावयव देने हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। कुल संरचना तो 3 बनी इसकी, बाकी अपन पेयर बता सकते हैं कौन किसके साथ प्रतिबिंब है और कौन किसके साथ अप्रतिबिंब है। कोई दिक्कत? अब हमने बात करी अब तक तो प्रतिबिंब समावयवता की और अप्रतिबिंब समावयवता की। अब हम बात करते हैं एक और फॉर्म आता है जिसे हम कहते हैं मीजो यौगिक। क्या कहते हैं?
मीजो यौगिक, मीसो कंपाउंड्स कहते हैं। तो मीजो यौगिक का मतलब क्या होता है, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें 2 क्रेल कार्बन उपस्थित हो। सामान्यतः क्रेल कार्बन समान ही होंगे, क्लियर है ना। तो हम कहते हैं वे यौगिक जिनमें 2 समान क्रेल कार्बन उपस्थित होते हैं, साथ ही इनमें एक सममिति तल भी पाया जाता है, क्लियर है। तो उसे हम कहते हैं मीजो समावयव, मतलब 2 क्रेल कार्बन विद सममिति तल, क्लियर है। जिस यौगिक में हो वो कहलाता है मीजो, क्लियर है। फिर हम कहते हैं कि मीजो समावयव जो होते हैं वो प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सममिति तल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिकार, वो उसकी संरचना में उपस्थित है। और आप जानते हैं कि वे यौगिक जिनमें सममिति तल पाया जाता है वो प्रकाशिक अक्रिय होते हैं ना भाई। तो ये क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है। क्यों? सममिति तल की उपस्थिति के कारण। इसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिकार, क्योंकि वो उसकी संरचना में ही उपस्थित है। हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया, वो उसकी स्ट्रक्चर में ही आ गया, और जब उसकी संरचना में ही आ गया तो कहलाता है आंतरिक प्रतिकार, और उसे हम कहते हैं सममिति तल। क्या है आंतरिक प्रतिकार? सममिति तल है। अब सममिति तल पाया जा रहा तो ऊपर वाला कार्बन R आएगा तो नीचे वाले का S आएगा, और एक का R और एक का S आएगा तो क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए, तो प्रकाशिक अक्रिय हो गया। जिनमें सममिति तल होता है वो प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। तो मीजो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। जैसे अपन ने बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड में OH, OH, H और COOH। ये एग्जाम्पल पूछता है आपसे, राजस्थान बोर्ड में तो बनवा ही लेगा इसको, कि मीजो टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र बनाइए। तो एक तो ये हो सकता है, एक इसका वो प्रतिबिंब जो बनाया था आपने वो बना सकते हो, लेकिन ये दोनों रूप एक ही हैं। आप कोई सा भी बनाइए, चाहे तो ये वाला बनाइए पहले वाला, और चाहे बाद वाला बनाइए, क्लियर है। तो ये कहलाता है मीजो। इसमें क्या है, 2 क्रेल कार्बन है, एक क्रेल कार्बन ये रहा, एक क्रेल कार्बन ये रहा, साथ ही इसमें सममिति तल पाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये सममिति तल पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रकाशिक अक्रिय होगा। और ये कौन सा यौगिक कहलाएगा, मीजो। कौन सा कहलाएगा ये, मीजो। जैसे और एग्जांपल लिया आपने, CH3 BRH, BRH और CH3, दोनों क्रेल कार्बन समान है, और यहाँ पर एक सममिति तल पाया जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, मीजो यौगिक होगा। ये कैसा होगा, ये मीजो यौगिक होगा, क्लियर। आपने और लिखा एग्जाम्पल ले लिया, मान लो यहाँ पे CHO और NH2 और H, NH2 और H और CHO, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ले लिया अपन ने, क्लियर। फिर दर्पण प्रतिबिंब आ गया दोनों। तो देखो दोनों क्रेल कार्बन समान है और यहाँ पे सममिति तल पाया जा रहा है, तो ये मीजो यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मीजो यौगिक। अब मीजो यौगिक क्या होते हैं, प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। तो आपने प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवन घूर्णकता की जो शर्तें पढ़ी, उसमें पहली शर्त लिख रही थी क्या, कि भाई इनमें सममिति तल, सममिति केंद्र व एकांतर सममिति अक्ष अनुपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकांतर सममिति अक्ष, सममिति केंद्र व सममिति तल अनुपस्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उपस्थित है, और उपस्थित है तो प्रकाशिक अक्रिय होगा। तो कन्फ्यूजन है क्या बेटा? तो ये हो गया मीजो। अब हमें मान लो कोई भी एग्जाम्पल दे दे और उनसे पूछे कि भाई, जैसे मान लो 4 एग्जाम्पल दे दिए और उसमें पूछे कि भाई ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, प्रतिबिंब है, अप्रतिबिंब है या मीजो है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखिएगा। तो हम फिर इतना नहीं देख रहे, क्योंकि बहुत सी बार इनको घुमा देगा, और घुमा देगा तो विन्यास समान होने के कारण हम देख नहीं पाएंगे, और घुमा देगा तो हमें पहचानने में नहीं आएगा डायरेक्ट के सर वो प्रतिबिंब तो बन नहीं रहा, तो कैसे प्रतिबिंब समावयव हो गया। तो उनको पहचानने के लिए हम यूज करेंगे अब RS पद्धति का, क्लियर है। तो RS के द्वारा हम कैसे पहचाने कि मीजो है, कैसे पहचाने प्रतिबिंब है, और कैसे पहचाने कि वो अप्रतिबिंब है, तो देखिएगा, क्लियर। अब हम देखिएगा, हमें मान लो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स दे रखी हो, मतलब मॉलिक्यूल, नीचे कोई भी एग्जांपल्स दे रखे हो, और उनमें से पूछे कौन कौन तो प्रतिबिंब समावयव है,
कौन कौन अप्रतिबिंब समावयव है और कौन सा मीजो यौगिक है। तो देखिए प्रतिबिंब और अप्रतिबिंब समावयव जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, त्रिबिंब समावयव होते हैं। और त्रिबिंब समावयवों की खासियत क्या है, त्रिबिंब समावयव की खासियत है कि उनके अनुसूत्र भी समान होते हैं और उनके संरचना सूत्र भी समान होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखने का काम है कि भाई वहां पे आपको अनुसूत्र देखना है समान है कि नहीं है। क्लियर। और दूसरा काम है आपको वहां पे फिर संरचना भी देखनी है कि संरचना सूत्र समान है कि नहीं है। संरचना सूत्र समान का मतलब क्या है, अगर पहला यौगिक ब्यूटेन 2 ऑल है तो दूसरा भी ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए, तीसरा भी ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए, मतलब जितनी भी स्ट्रक्चर है वो सारी फिर ब्यूटेन 2 ऑल की होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे पहला मान लो कि 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 1,4 डाई ओइक अम्ल है, तो इनकी नाम यही आना चाहिए, बस विन्यास चेंज हो सकता है। बाकी संरचना में का मतलब है, समान होने का मतलब है कि उसका IUPAC नाम समान आना चाहिए। केवल RS या EZ बदल सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है। तो पहला काम तो आपको ये देखना संरचना समान है कि नहीं है, क्योंकि अगर संरचना सूत्र समान नहीं होगा तो वो प्रतिबिंब समावयव नहीं कहलाएंगे या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिबिंब समावयवता प्रदर्शित करने के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि अनुसूत्र व संरचना सूत्र समान होना चाहिए। अब हम देखते हैं RH के बेसिस पर कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रतिबिंब है और कौन अप्रतिबिंब है। आप ढंग से देखिएगा, क्योंकि देखो ये सारा टॉपिक प्रैक्टिस का है, रटने का तो कुछ भी नहीं था। रटने का जो था वो अभी लिखा दिया आपको थोड़ा सा, और वो भी समझने का ही था पूरा, उसमें रटने का कुछ है ही नहीं। केवल टॉपिक को, कंसेप्ट को याद करना है और फिर अप्लाई करना है, अपने आप आंसर आएगा। क्लियर है। अब आप देखिए कैसे करते हैं बेटा हो। तो यहां पर हम बात करें, देखो हमारे सिलेबस में केवल 2 क्रेल कार्बन तक ही हैं, 1 और 2 बस, तो हमें 2 तक ही पहचानने हैं। तो हम बात कर लें 1 क्रेल कार्बन वाले यौगिक। अब जिनमें 1 क्रेल कार्बन वाले यौगिक है, मान लो कि 1 क्रेल कार्बन वाले यौगिक हैं, एक ही क्रेल कार्बन है, उसमें देखिएगा मान लो यहाँ पर पहला 2 यौगिक दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं, और आपको पूछे कि फर्स्ट और सेकंड क्या है। 1 क्रेल कार्बन है तो मैंने यहाँ पे निकाला, पहले का R आया और दूसरे का भी R आया, समान आया, और समान आया तो ये कहलाता है आइडेंटिकल समसमावयव। क्या कहलाता है, समसमावयव, होमोमर कहलाता है। क्या कहलाता है, होमोमर, मतलब समान है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर है। इधर ऐसा आया और इधर ऐसा आया, चलो एक केस तो ये हो गया और एक केस ये हो गया। इधर ऐसा आया, इधर ऐसा आया, दोनों समान आ रहे हैं, तो ये कहलाएंगे समसमावयव। क्लियर, होमोमर कहलाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तीसरा केस क्या आ जाए, ये R आए और ये S आए, या ये S आए और ये R आ जाए। क्लियर है ना भाई, क्या आ जाए, ये S आ जाए एक और एक ये क्या आ जाए R। वो तो उल्टा सीधा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का R आ रहा हो और एक का S आ रहा हो तो ये कहलाते हैं आपके प्रतिबिंब समावयव। क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब समावयव कहलाते हैं। तो 1 क्रेल कार्बन में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो समसमावयव होंगे या प्रतिबिंब समावयव होंगे। इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में इनेंशियोमर्स। क्लियर है। तो 1 क्रेल कार्बन वाले में अप्रतिबिंब नहीं पाए जाते और मीजो नहीं पाए जाते। क्या बोला मैंने, 1 क्रेल कार्बन वाले यौगिकों में अप्रतिबिंब समावयव नहीं पाए जाते और मीजो समावयव नहीं पाए जाते। क्लियर। चलिए अब अपन बात करें, यहाँ पर 2 क्रेल कार्बन वाले आ जाते हैं। क्या आ जाए भाई, 2 क्रेल कार्बन वाले, 2 क्रेल कार्बन वाले यौगिक। अब यहाँ पर 2 क्रेल कार्बन वाले यौगिक में 2 केस हैं। पहला तो ये कि दोनों क्रेल कार्बन समान हो, दूसरा दोनों क्रेल कार्बन भिन्न हो। दोनों चीज देखनी है।
तो यहां पर केस फर्स्ट क्या है कि जब दोनों क्रेल कार्बन भिन्न हो, क्या हो भाई, क्रेल कार्बन भिन्न हो, असमान हो। भिन्न का मतलब असमान हो, अलग अलग हो, तब क्या देखेंगे, ये पहला यौगिक, ये दूसरा यौगिक। अब क्रेल कार्बन वहां पे देख लेना, समान क्रेल कार्बन का देखना है, ये नहीं कि भाई दोनों क्रेल कार्बन भिन्न है तो एक का, उसमें क्या हो सकता है, बहुत सी बार संरचना को ऊपर नीचे कर सकता है वो। तो जो पहला क्रेल कार्बन है ना, उसमें देख लेना वो पहला कहाँ पर प्रेजेंट है दूसरे वाले में। तो मान लो ये ए क्रेल कार्बन और ये बी क्रेल कार्बन, दो क्रेल कार्बन है, इस पर आर आ रहा है, इस पर भी आर आ रहा है, और इस पर आर आ रहा है, और इस पर भी आर आ रहा है। क्लियर है? तब तो ये दोनों यौगिक जो होंगे वो कहलाएंगे आपके समावयव। क्लियर? ऐसे ही यदि ए पर एस आ जाए, है ना, ये पहला केस हो गया, यहां पर ए पर एस आ जाए और बी पर भी एस आ जाए, और यहां पर ए भी एस एस आ जाए, तो ये कहलाते हैं आपके समावयव। क्लियर? अब यहाँ पे सी क्या है कि ए पर आ रहा है, बी पर भी आ रहा है, और यहाँ पर एस एस आ जाए। क्लियर है? दोनों क्रेल कार्बन भिन्न है, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयव। क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब समावयव। क्लियर? और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, और कंडीशंस लेते हैं, और क्या कंडीशंस हैं वो देखिएगा आप। क्लियर है? सी के बाद डी की बात करें अपन, थोड़े से बस ये देखने हैं आपको कि क्या होगा। डी की बात करें, ये ए और ये बी, ये फर्स्ट यौगिक और ये सेकंड यौगिक, ये पहले यौगिक का पहला क्रेल कार्बन, ये दूसरा क्रेल कार्बन, ऐसे ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जैसे ये आर आर का एस एस आया, ऐसे इधर एस एस आ सकता है, ये आर आर आ सकता है। क्लियर है ना भाई? तो प्रतिबिंब समावयवी कहलाएंगे आर आर का एस एस या एस एस का आर आर, प्रतिबिंब समावयव कहलाएगा। थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस आएगा आपका, मान लो ये आर आ रहा हो और ये एस आ रहा हो, और यहाँ पर ये एस आ रहा हो और ये आर आ रहा हो, तो आर का एस, एस का आर। अब देखना यहाँ पे क्रेल कार्बन भिन्न है तब की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर है? अगर ये भिन्न है तो ये प्रतिबिंब समावयव होगा। क्या होगा भाई? प्रतिबिंब समावयव होगा। क्लियर है? और ई में क्या है, ए पे बी, ए और बी पर, ए पर आर आ रहा है, बी पर एस आ रहा है, और यहाँ पर भी आर एस आ रहा है, या ऊपर एस आ रहा है नीचे आर आ रहा है, यहाँ पर भी एस आर आ रहा है, तो ये भी समावयव है। समान है ना भाई दोनों, तो ये कहलाएंगे समावयव। प्रतिबिंब तो समझ गए ना भाई, एक तो ये आर आर का एस एस आएगा या आर एस का एस आर आएगा भिन्न है तो। क्लियर? और यहाँ पर बी, ई के बाद एफ देखें, ई के बाद एफ देखें तो एफ में क्या आएगा आप देखिएगा। यहाँ पर मान लो ए पर मान लो यहाँ पे आर आया, यहाँ पर भी आर आया बी पर, और यहाँ एक एस आया और एक आर आया। क्लियर है? या एक सेट तो ये आ गया, या एक सेट ये आ जाए, ए पर एस आ जाए, बी पर भी एस आ जाए, और यहाँ पर आर एस या एस आर आ जाए, तो ये भी अप्रतिबिंब है। क्या ये अप्रतिबिंब है? और ये भी अप्रतिबिंब समावयव होगा। क्या होगा? ये भी अप्रतिबिंब समावयव होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे सामने देखना है तो आर का प्रतिबिंब एस बनता है, और यूं देखना है तो आर का प्रतिबिंब एस बनता है। ये कब? जब समान होता है। क्लियर है? अब मान लो कि क्रेल कार्बन समान होते तो, ये तो था असमान है, जब कर सकते हैं अपन। अब जब समान होते, दूसरा केस क्या आता है, समान होते क्रेल कार्बन
समान हो, यहां पर आ जाए दूसरा केस, एक जैसे हो, क्रेल कार्बन समान हो, तो क्या करेंगे? समान हो तो देखो पहला केस आएगा, पहले कार्बन पर आर आ रहा है, दूसरे पर आर आ रहा है, इधर भी आर आ रहा है, तो वो समसमावयव कहलाएंगे। क्लियर? यहाँ पर एस आ रहा है, इधर भी एस आ रहा है, तो वो भी समसमावयव कहलाएंगे। यहाँ आर आर का दूसरे यौगिक में एस आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहलाएंगे। अब यहाँ पहले में भी एस हो सकता था, दूसरे में आर हो सकता था, वो भी प्रतिबिंब है। फिर यहाँ पर देखें, आर का एस आ रहा है, एस का आर आ रहा है, ठीक है ना भाई, आर एस, इसका एस आर। और जब यहाँ पर ये दोनों क्रेल कार्बन समान है, तो बस ये स्थिति चेंज होगी। क्लियर? जब दोनों क्रेल कार्बन समान है, एक क्रेल कार्बन का आर आ रहा है, एक का एस आ रहा है, समान है, तो प्रतिबिंब बन गया ना, ये इसका प्रतिबिंब भी बन गया, तो सममिति तल पाया जा रहा है, और सममिति तल पाया जा रहा है, तो ये कहलाएगा मीजो समावयव। बस यहाँ पर ये चीज आपके चेंज होगी कि जब समान है, तो ये वाला केस आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। उस परेशानी को मिटाने के लिए देख लें, समान है और एक का आर आ रहा है, दूसरे का एस आ रहा है, उधर एस और आर आ रहा है, तब तो वो मीजो समावयव है। क्या है वो? मीजो समावयव है। और यदि ये भिन्न होते दोनों ही क्रेल कार्बन, तो ये प्रतिबिंब होते। क्या होते? प्रतिबिंब समावयव। कब? जब भिन्न होते। लेकिन जब ये समान है, तो ये कहलाता है आपके कौन सा समावयव? मीजो समावयव। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे आर एस का आर एस आ रहा है, ठीक है ना, तो एक का आर है, दूसरे का एस है, एक का आर है, दूसरे का एस है, तो ये दोनों यौगिक तो समसमावयव हो गए। और समसमावयव में भी कौन सा रूप है? ये मीजो। तो समसमावयव में भी मीजो रूप है। क्लियर? आर आर का एस आर आए, या एस एस का आर एस आए, या एस आर आए, तो दोनों ही अप्रतिबिंब समावयव है। तो देखो ये सारे केस सेम है, बस ये दो डिफरेंट है, जब क्रेल कार्बन समान हो या क्रेल कार्बन असमान हो। जब समान है तब तो ये मीजो है, और असमान है तो ये प्रतिबिंब समावयव है, और ये समसमावयव है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, कर सकते हैं। अब अपन देखो इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिएगा। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। मान लो ये दो यौगिक दे दिए आपको, और आपसे पूछे कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, प्रतिबिंब समावयव है, अप्रतिबिंब समावयव है, मीजो है, या समसमावयव है। तो मैंने आपको कहा कि सर डायरेक्ट प्रतिबिंब तो बन नहीं रहा इसका, और प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो हम फिर इसको कैसे घुमाएं? फिर वो पूरी प्रक्रिया है, फिशर में बदलो और इसमें करो, ये करो। तो फिर आपको उन प्रक्रियाओं से बचने के लिए सीधा एक ही तरीका है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आर एस नामकरण करना है। और आर एस करना है तो यहाँ देखो, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, और तीसरी प्रायोरिटी, और ये चौथी प्रायिकता हो गई। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, चौथा कहाँ पर है? डैश पर है, तो ये ऐसा ही आएगा। यहाँ पहली OH को मिलेगी, दूसरी COOH को मिलेगी, तीसरी CH3 को मिलेगी, और चौथी H को मिलेगी। चौथी कहाँ पर है? बेस पर है। और बेस पर है तो क्या करते थे हम? उल्टा करते थे, जो आता था ना उसका उल्टा करते थे। तो फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, एस आ रहा है तो एस का उल्टा करेंगे, क्या आएगा आपके? आर आएगा। क्या आएगा आपके? आर। तो एस का उल्टा आर आया, तो एक एस आ रहा है, एक आर आ रहा है। जब एक क्रेल कार्बन वाला यौगिक है, एक में एस है, एक में आर है, तो क्या हो गया? प्रतिबिंब समावयवी हो गया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आएगा फर्स्ट व सेकंड प्रतिबिंब समावयव हैं। क्या है भाई? फर्स्ट व सेकंड प्रतिबिंब समावयव हैं। क्लियर है? ऐसे करना है आप। जब आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे कि सर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर बहुत सी बार दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, फिर भी वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि घुमा के चेंज कर दिया। मान लो अपन ने घुमा दिया, ये चारों यौगिक थे, इनको अपन ने यूं दिखा दिया, यूं दिखा दिया, कैसे भी दिखा सकते हैं। तो फिर वो जब यौगिक एक ही है, मैंने उसको घुमाया ही तो है केवल, तो फिर वहां पर विन्यास तो चेंज होगा नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन को क्या देखना है? आर एस देखना है केवल। क्लियर है? तो हम प्रतिबिंब डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे, और जिनमें डायरेक्ट नहीं देख पाओ उनमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा घुमाना नहीं है आपको। आपको डायरेक्ट ही क्या करना है? आर एस करना है। क्या करना है? डायरेक्ट ही आर एस। ये ट्रिक है एक तरह से सारी, वो कंसेप्ट जो था वो ट्रिक ही है आपके, वो वैसे नहीं है। अब यहाँ पे जैसे एक बात करें, ये फिशर में है और ये न्यूमैन में है। अब आपसे पूछे कि दोनों क्या है, तो दर्पण प्रतिबिंब मुझे दिख ही नहीं रहे। क्लियर है? तो मैं इनका आर एस करूंगा। तो देखो इसका करा 1 2
3 और 4, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, चौथा यहाँ पर है तो उल्टा करेंगे, R आएगा। यहाँ 1 2 3 और 4, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, चौथा यहाँ पर है तो ये उल्टा आएगा S। R का उल्टा आया S, ये तो मीजो हो गया। अब इसका करना है तो इसका पहले बना लो फिशर। ये A वाला कार्बन, ये B वाला कार्बन, A नीचे है यहाँ पर और B ऊपर है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो A पर क्या है, OH और H और C डबल OH, और यहाँ B पर क्या है, O उल्टा है तो OH इधर है तो इधर आएगा OH C डबल OH और H। ये डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको RS करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, 1 2 3 और 4th प्रायोरिटी। चौथी कहाँ पर है, ऊर्ध्वाधर पर है तो 1 से 2, 2 से 3 पे आए, ये R आएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4 क्या आया, 1 से 2, 2 से 3, ये S आ गया। तो R का R आ रहा है भाई, पहले यौगिक में R और नीचे वाले का S है और दूसरे यौगिक में भी R और S है, तो ये तो हो गए सम समावयव। क्या हो गए भाई, सम समावयव हो गया, समान है। और फिर देखो यहाँ पे दोनों क्रेल कार्बन समान है ना भाई, समान का मतलब देखो कार्बन से OH H C डबल OH, OH H C डबल OH समान है। और जब दोनों क्रेल कार्बन समान है तो यहाँ पर एक का R आ रहा है, एक का S आ रहा है, तो ये कहलाएगा मीजो समावयव। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मीजो भी हैं, तो ये मीजो रूप भी है। कैसा है, मीजो रूप भी है। यहाँ देखें अपन, एक ही क्रेल कार्बन है, आप क्या करें, इसका RS करें, 1 2 3 4, सबसे सीधा है, RS करके निकालोगे तो आंसर फटाफट आएंगे, नहीं निकालोगे तो फिर बहुत चंटे हैं, फिर तो क्या करना पड़ेगा आपको, घुमाओ, अंतर परिवर्तन करो, फिर देखो क्या आ रहा है, एज इट इज लेके आओ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 और 4, 1 से 2, 2 से 3, चौथा यहाँ पर है तो क्या करेंगे अपन, R। तो ये 1 से 2, 2 से 3 S आ रहा है, चौथा यहाँ पर है तो क्या करेंगे अपन, R। दोनों का R आ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है आपके सम समावयव। अब आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं करना आपको, RS करना है बस। क्या करना है आपको, केवल RS रखिएगा। हमें मान लो एक ये एग्जाम्पल दे दिया, इसमें ये 4 स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं, इन चारों स्ट्रक्चर में बताना है कि भाई कौन कौन तो प्रतिबिंब है। मतलब आपसे पूछ लेगा भाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, प्रतिबिंब है, अप्रतिबिंब है, समसमावयव है। आपसे कह दे यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड क्या है, सेकंड एंड फोर्थ क्या है, और आपके थर्ड एंड फोर्थ क्या है। क्लियर है? तो इनमें पहचानना है अपन को, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि देखो एक CH3 BrCl FI और CH3 दोनों क्रेल कार्बन भिन्न है, तो देखो BrCl वाला जो CH3 है वो तो A कार्बन दे दें और यहाँ इसको B दे दे, क्योंकि अपन के पास डिफरेंट आएंगे। यहाँ देखो BrCl है, यहाँ CH3 है, यहाँ IF वाला है, तो BrCl वाले को A दे दिया, I और F वाले को B दे दिया। क्लियर है? यहाँ पर देखो Cl वाले से I जुड़ रहा है, अब Cl वाले से I नहीं जुड़ रहा ना, Br जुड़ रहा है ना भाई, और यहाँ पर भी Cl वाले से Br जुड़ रहा है, तो डिफरेंट हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। तो ये तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्थिति भिन्न हो गई, तो ये तो स्थिति समावयवता दर्शाएगा। क्लियर है? संरचना सूत्र समान नहीं है ना भाई। यहाँ पर देखो इस वाले स्ट्रक्चर में देखो I के साथ क्या रहा है F, I के साथ क्या रहा है F, I के साथ क्या रहा है F, यहाँ I के साथ क्या रहा है Cl। संरचना ही भिन्न हो गई, और संरचना भिन्न होगी तो ये इनके साथ तीसरा यौगिक इन सब के साथ प्रकाशिक समावयवता तो नहीं दर्शाएगा, बाकी ये स्थिति समावयवता दर्शाएगा, क्योंकि स्थिति चेंज हो गई। भाई यहाँ पर स्थिति फ्लोरीन यहाँ पे था, ये यहाँ पहुंच गया, Br वाले के साथ पहुंच गया, मतलब यहाँ पहुंच गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर BrCl CH3 BrCl CH3, यहाँ A वाला कार्बन नीचे आ गया ना, और IF और CH3 IF और CH3 ये B वाला कार्बन है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गई, भिन्न संरचना हो गई।
और भिन्न संरचना हो गई, तो तीसरा यौगिक इन तीनों के साथ प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, तीसरा यौगिक तो इन तीनों के साथ केवल स्थिति समावयवता दर्शाएगा, मतलब संरचना समावयवता दर्शाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये कौन सी है, स्थिति समावयवता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी है भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। थर्ड जहां पर आ रहा है वो सारा ही पोजीशन है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ये भी पोजीशन आइसोमर हो गया, और थर्ड एंड फोर्थ ये भी पोजीशन आइसोमर हो गया। क्लियर है। स्थिति समावयव हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ संरचनाएं चेंज होगी ना भाई, स्थिति अलग अलग है, Cl वाले के साथ आई है जबकि यहाँ Cl वाले के साथ Br है, स्थिति चेंज हो गई। तो यहाँ पर तो इनको तो ये तो प्रतिबिंब समावयवता दर्शाएगा ही नहीं, मतलब प्रकाश समावयवता दर्शाएगा नहीं, केवल और केवल क्या दर्शाएगा, संरचनात्मक समावयवता दर्शाएगा। इसमें कौन सी स्थिति समावयवता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्थिति है, सेकंड एंड थर्ड भी स्थिति है, और थर्ड एंड फोर्थ भी स्थिति है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जैसे मैंने देखा इन सबकी संरचना सेम है कि नहीं है। संरचना सेम का मतलब जिस कार्बन से जैसे मान लो BrCl जुड़ रहा है, तो Cl वाले से Br जुड़ रहा है ना, यहाँ पर भी Cl वाले से Br है, और यहाँ Cl वाले से I है, यहाँ Cl वाले से Br है, तो इनमें समान है, पहले दूसरे और चौथे में समान है, लेकिन यहाँ भिन्न है, Cl वाले से I है ना भाई, तो क्या कहलाएगा, संरचना भिन्न हो गई, तो संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करेगा। आपकी बुक में या आपकी सीट्स में ये जो है वो संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं इसको, संरचना समावयवता, या इसे कहते हैं संगठनात्मक, संगठनात्मक समावयवता। क्लियर है ना, वो इस नाम से भी दे सकता है आपको, तो आप पहचानिएगा। तो जहाँ संरचना भिन्न है वहां संगठन समावयवता या संरचना समावयवता कहलाएगी। क्लियर है। अब आप देखें फर्स्ट एंड सेकंड देखना है क्या है, तो अपन RS करें, तो अपन ने क्या करा, जैसे यहाँ पर पहले और चौथे में भिन्न दे रखा ना आपको, भाई Cl Br वाला नीचे ले लिया, तो अपन को RS जो देखना है वो Cl Br वाले का ही देखना, Cl Br में। तो यहाँ पर देखो Br को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, Cl को दूसरी मिलेगी, और नीचे वाले को थर्ड मिलेगी, और ऊपर वाले को फोर्थ मिलेगी। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, चौथी वरीयता ऊर्ध्वाधर पर है तो ये ऐसी आएगा, फिर पहली इसको मिलेगी, दूसरी इसको मिलेगी, यहाँ CH3 है, यहाँ C से Br है, तीसरी इसको मिलेगी, और चौथी इसको मिलेगी। क्लियर। तो देखो I से पहली से दूसरी पे जाएंगे और दूसरी से तीसरी पे जाएंगे, चौथी कहाँ है, ऊर्ध्वाधर पर ही है, तो ये R आएगा, है ना। अभी अपन देखते हैं बाद में, पहले RS कर लें अपन सबका। यहाँ पर देखें पहला Br को, दूसरा Cl को, तीसरा नीचे और चौथा ये, 1 से 2, 2 से 3, चौथा क्षैतिज पर है तो उल्टा करेंगे, ऐसा आएगा। यहाँ पर देखें 1 2 और ये 3 है, ये 4, 1 से 2, 2 से 3, चौथा ऊर्ध्वाधर पर है तो ये भी ऐसे ही आएगा। इसका अपन नहीं करेंगे क्योंकि जब इसको अपन को देखना है प्रतिबिंब में प्रतिबिंब में, तो RS करने की आवश्यकता नहीं है, तो स्थिति समावयव है। कौन समावयव है, तो स्थिति। यहाँ देखें इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, नीचे वाला थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, चौथा क्षैतिज पर है तो उल्टा करेंगे, ऐसा आ गया। और फिर यहाँ पर देखें Br को पहला, Cl को दूसरा, इस ऊपर वाले को तीसरा और इसको चौथा। यहाँ से A से 2, 2 से 3 गए, चौथा ऊर्ध्वाधर पर है तो ये जो आ रहा है वही आएगा R। देख लो यहाँ पे चौथा ऊर्ध्वाधर पर है, ऐसे ही आ रहा है। अब यहाँ देखो आप, है ना, ये मैंने फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड ले लिया और ये फोर्थ ले लिया। फर्स्ट पे A और B, A कार्बन पे ऐसे लिख लोगे तो आप गलतियां नहीं होंगी। A कार्बन पे S आ रहा है और B पे R आ रहा है। क्लियर। सेकंड में A पर S आ रहा है और B पर भी S आ रहा है, और फोर्थ में A नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं है, A पर R आ रहा है और B पर S आ रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड में देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में SR का SS आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि RR का SR आए या SS का RS आए या SR आए तो ये क्या कहलाएगा, अप्रतिबिंब कहलाएंगे ना भाई। तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड अप्रतिबिंब समावयव। कोई दिक्कत। फिर देखो फर्स्ट और थर्ड तो दे दिया, फर्स्ट एंड फोर्थ।
फर्स्ट एंड फोर्थ में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में ए पे तो आ रहा है क्या एस आर, इधर क्या आ रहा है आर एस। तो देखो ऐसे हुआ है, ये मीजो भी हो सकता था और ये प्रकाशिक सक्रिय भी हो सकता था, ये डिपेंड करता है किस पर कि उसमें क्रेल कार्बन समान है या असमान है। तो दोनों क्रेल कार्बन अलग अलग है, एक पे BrCl है एक पे IAF है, तो अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये प्रतिबिंब समावयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रतिबिंब समावयव कहलाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो है प्रतिबिंब समावयव। क्लियर? तो पहले आप उन कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आएगा। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ में देखो एस एस का आर एस आ रहा है, तो एस एस का आर एस आ रहा है, तो ये अप्रतिबिंब हो गया ना भाई, क्योंकि तो एक एस एस है और एक आर एस है, तो ये क्या हो गया अप्रतिबिंब हो गया। तो ये अप्रतिबिंब समावयव है। बस ऐसे पूछेगा आपको ये एग्जाम्पल्स दे देगा और इनमें पूछेगा कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रतिबिंब समावयव प्रदर्शित करती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर अप्रतिबिंब है और कौन कौन से जो है वो प्रतिबिंब समावयव प्रदर्शित नहीं करते, तो आपको वो देगा। क्लियर है? और अप्रतिबिंब प्रतिबिंब समावयवता है प्रकाशिक समावयवता को देखने से पहले आप ये देख ले उसकी संरचना समान है कि नहीं है। बच्चा क्या करता है, इसका भी आर एस कर देगा और इसका भी आर एस करके इसको कुछ ना कुछ मान लेगा, या तो प्रतिबिंब आएगा या अप्रतिबिंब आएगा। लेकिन प्रतिबिंब अप्रतिबिंब आने के लिए जो संरचना है उसका समान होना जरूरी है। मतलब Cl वाले कार्बन से यहाँ पे I है, जबकि यहाँ Cl वाले कार्बन से Br है, तो डिफरेंट होगी संरचना, और डिफरेंट होगी संरचना की डिफरेंट होती है वो कहलाता है संरचनात्मक समावयवता। क्लियर है? ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ मतलब प्रतिबिंब समावयवता, अप्रतिबिंब समावयवता और मीजो रूपों का पहचानना के कौन क्या क्या है। और दूसरा था कि भाई इनकी परिभाषाएं पढ़ी है अपन ने, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, नहीं हो तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है संरूपण समावयवता, उसको अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो देखिएगा आपको डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीक में मिनिमम 5 से 6 लेक्चर एक सब्जेक्ट के आपके पास आ रहे हैं, और बायो के लेक्चर आपके पास कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपर वे में, डेली का डेली। अब बेटा वो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको, जैसे मैंने अभी कल डीपीपी दी सॉल्व करने के लिए या सीट की डीपीपी दी, तो उसके सॉल्यूशंस मुझे बहुत कम बच्चों ने भेजे। क्लियर है? सभी बच्चों ने उसके सॉल्यूशंस नहीं भेजे, तो आप सभी ढंग से पढ़ें, क्योंकि देखो ये तो लॉकडाउन है, पता नहीं कब तक चलेगा, तो आपको अपनी पढ़ाई को तो कंटिन्यूस रखना है, और पढ़ाई को कंटिन्यूस रखने के लिए आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी वर्क मिल रहा है, जो भी असाइनमेंट मिल रहा है, आप उसे सॉल्व करें और फिर उसे व्हाट्सएप पर भेजें ताकि हम देख पाएँ कितने बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? कतई भी लापरवाही नहीं करें, पढ़ते रहें, क्योंकि देखो आपको 2021 में नीट, IIT JEE, राजस्थान बोर्ड की और CBSE बोर्ड्स की एग्जाम देनी है, और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स और भी देनी है इनके अलावा, तो उनमें सिलेबस आएंगे और ये हमें पढ़ने भी पड़ेंगे, तो अपन क्यों अपने दिनों को बिगाड़ें। तो आप डेली पढ़िए और कोई दिक्कत आए तो पूछिए, लेकिन जो भी होमवर्क मिलता है ना बेटा, उसको सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, चाहे भले वो स्टेट बोर्ड के हों चाहे वो फाउंडेशंस के हों, उनको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मुझे, अगर केमिस्ट्री का है तो मेरे नंबर पर, फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाले टीचर्स के नंबर पर, बायोलॉजी का है तो बायो वाले टीचर के नंबर पर, या फिर मैं एक होमवर्क का ग्रुप बना देता हूँ, उस ग्रुप पर ही भेजें आप। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ताकि क्या ये देखने तो मैं आए कितने बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कितने बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो आप उसकी फोटो लेके भेजें, उससे हमें भी लगेगा कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और हम शानदार तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। अब आपके त्रिविम रसायन समझ में आया? तो देखिए ये चैप्टर पूरा ट्रिकी है, इसको ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है बस, और कुछ नहीं मांगता, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस का ही खेल है, इजी है बहुत। बस डेली की डेली पढ़ना है टॉपिक, गैप नहीं मारना, क्योंकि आप कल का टॉपिक नहीं पढ़ा, आज का टॉपिक डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो कल जैसे मैंने प्रकाशिक सक्रियता पढ़ाई थी, आज आपको प्रकाशिक सक्रियता काम आई, तो यदि मैं प्रकाशिक सक्रियता नहीं पढ़ता तो आज मुझे क्या पता क्या होता है प्रकाशिक सक्रियता, तो वो टॉपिक थोड़ा सा मिस हो जाता है। आप डेली पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, मैं जानता हूँ आप विषम परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं,
आपके पास गांवों में बहुत सारे बच्चों के पास तो मोबाइलों की व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी वो अपने चाचाओं से, भैयाओं से, ताऊओं से, पापा से मोबाइल लेकर और फिर पढ़ रहे हैं। तो विषम परिस्थितियों में गांव में इंटरनेट भी कमज़ोर आता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन ढंग से पढ़ें। कोई दिक्कत आए तो आप हमसे बोलें। प्रज्ञा अकेडमी की टीम सदैव आपके साथ है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर? थैंक यू।